गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है, देखो सबसे पहली बात है ना सर कि सामाजिक विज्ञान का बहुत ही दिनों से इंतजार था, ठीक है। लेकिन अब आपको इंतजार नहीं करना है सर, आपको डेली सुबह में 10 बजे आपको जुड़ना है, ठीक है। और आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो भूगोल का सबसे पहला चैप्टर है। भूगोल का सबसे पहला चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव का धुआं धुआं करने वाले हैं सर। देखो सबसे पहली बात है ना, जब तक पूरा ऑब्जेक्टिव को फोड़ोगे नहीं ना तब तक रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा नहीं सर, ठीक है। क्योंकि देखो ज्वालामुखी की तरह रिजल्ट फाड़ने के लिए ना सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पेपर को फाड़ना पड़ेगा सर। और क्वेश्चन पेपर को फाड़ने का मतलब है कि ऐसे उठा देंगे और फाड़ देंगे, नहीं रे बाबा, अपने दिमाग से फाड़ना है सर, है ना। यानी प्रत्येक सवाल को शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से आंसर करना है, ठीक है। आइए देखो सबसे पहली बात है सर कि ये भूगोल का सबसे पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर का जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना उसी को हम आपके सामने लेकर के आए सर। बस आप इतना ऑब्जेक्टिव को कर लो और टेंशन मुक्त हो जाओ, बस हम इतना ही कहेंगे सर। या फिर आप इतना ऑब्जेक्टिव को कर लो और टेंशन मुक्त अगर आपका दिमाग नहीं होता है तो आप जाकर के पूरा क्वेश्चन बैंक बना लो, पूरा मॉडल पेपर देख लो, आपका पहला चैप्टर से इतना से बाहर ऑब्जेक्टिव आएगा ही नहीं, ठीक है सर। आ जाना कहता है क्या, एक नंबर थोड़ी सी गौर करना, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो सबसे पहले गौर करना कि कोयला जो है सर वो एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है, तो कोयला एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। कैसा प्राकृतिक संसाधन है, कोयला एक प्रकार का जो है सर वो प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन अगर बोला जाए सर कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है जो अनवीकरणीय है, जो अनवीकरणीय है, जो अनवीकरणीय है, ठीक है। तो बोलेगा कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो ये प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन अगर उसमें से पूछेगा तो ये अनवीकरणीय होगा। क्या होगा सर, ये अनवीकरणीय होगा। और ये प्राकृतिक संसाधन में कौन है, तो ये प्राकृतिक संसाधन में अजैव, क्या है, अजैव प्राकृतिक संसाधन है। ये प्राकृतिक संसाधन में अजैव प्राकृतिक संसाधन है, अजैव प्राकृतिक संसाधन है। तो हमने क्या बोला है सर कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला एक अजैव प्राकृतिक संसाधन है जो अनवीकरणीय है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ए होगा सर। आइएगा सवाल नंबर 2 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना और आप लोग अपना विचार कमेंट बॉक्स में देते रहना, ठीक है। हम समझ रहे हैं नूरी बीड़ू भाई, हाँ आना सर। अगला 2 नंबर क्या कहता है, कहता है तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। देखो जब आपसे पूछेगा ना सर ये आर्थिक क्षेत्र, क्या पूछेगा सर, ये आर्थिक क्षेत्र जब आपसे पूछेगा ना तो आर्थिक क्षेत्र पूछेगा, इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब है सर कि 200 NM, 200 NM, 200 NM, ठीक है। जब आपसे पूछेगा आर्थिक क्षेत्र, बोलेगा तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपमार्जक क्षेत्र कहलाता है, अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है सर। जैसे बोलेगा आर्थिक क्षेत्र, झटके में मारना है सर कितना, 200 NM। ये सब जो क्वेश्चंस है ना सर वो आपके लिए एकदम जितना बोल देंगे ना सर उतना कम पड़ जाएगा, ठीक है। आ जाना कहता है 2 नंबर क्या कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो पंजाब के लोग ना सर पंजाब के किसान को देखोगे ना सर, देखो वहाँ का एक नॉर्मल किसान जो होता है सर ना उसके घर के पास भी एक एकदम झकास वाला 4 व्हीलर रहेगा, ठीक है। जो कि अगर बिहार की बात करोगे ना सर तो वो रईस लोगों के पास होता है और पंजाब में एकदम नॉर्मल किसान के पास आपको बढ़िया बढ़िया 4 व्हीलर दिखेगा। किसान का बेटा, पंजाब के किसान का बेटा ना एकदम विदेश में पढ़ता है सर, हाँ समझ गया ना। और बिहार का बेटा कहाँ रहता है सर, तो बिहार का बेटा गांव में पढ़ता है सर। बिहार में किसान का बेटा गांव में ना पढ़ता है क्योंकि सर यहाँ के किसानों को कोई फायदा है ही नहीं है, ठीक है सर। तो क्या बोला है कि पंजाब में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई। क्या होगा सर, ये अधिक सिंचाई, ठीक है। आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ आइएगा। अगला क्या कहता है, कहता है सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है। अगर बोलेगा सर कि सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो ये सोपानिक कृषि जो आपको है ये उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ, ये उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है। अगर बोलेगा सर कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो देखो सबसे ज्यादा पूछेगा ना तो ये सबसे ज्यादा आपको ये पश्चिमी, कहाँ होगा सर, ये आपको ये पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। ये पश्चिमी राजस्थान में होगा। कहाँ होगा, ये आपको राजस्थान में होगा, ठीक है। कहाँ होगा, राजस्थान में होगा। ये अगर आपको राजस्थान ऑप्शन में ना रहे तो राजस्थान अगर आपको नहीं रहेगा तो ये गुजरात रहेगा। कहाँ रहेगा,
ये गुजरात रहेगा, ठीक है। कहाँ रहेगा? ये गुजरात रहेगा। अगर आपको गुजरात भी ऑप्शन में ना रहे तो ये दक्षिण पंजाब रहेगा। कहाँ रहेगा सर? ये आपको ये दक्षिण पंजाब रहेगा। कहाँ रहेगा? ये दक्षिण पंजाब रहेगा। अगर आपको दक्षिण पंजाब भी ऑप्शन में ना रहे तो आपको हरियाणा रहेगा। कहाँ रहेगा? ये हरियाणा रहेगा। आपको कहाँ रहेगा? हरियाणा रहेगा, ठीक है। कहाँ रहेगा? हरियाणा रहेगा सर। तो इस बात को आपको समझना है कि मरुस्थलीय मृदा जो है सर वो आपको किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो सबसे ज़्यादा जो आपको है वो आपको राजस्थान में प्रचलित है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो आपको राजस्थान में प्रचलित है। अगर आपको राजस्थान ऑप्शन में ना रहे तो आपको गुजरात मारना है। अगर गुजरात ना रहे सर तो आपको दक्षिण पंजाब मारना है। और राजस्थान के सबसे ज़्यादा अगर बोलेगा तो ये पश्चिमी पंजाब राजस्थान में है, ठीक है। आ जाना। और अगले नंबर में क्या है? हरियाणा है। इन्हीं सब में मरुस्थलीय मृदा सबसे ज्यादा है, ठीक है। आ जाना। अगला क्या कहता है सर? अगला कहता है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला, तो देखो जब बोलेगा मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला तो आपको मारना क्या सर? ये एंडिन। क्या मारना सर? ये एंडिन। एक ऐसा एंजाइम है, ये नष्ट करने वाला एक ऐसा एंजाइम है सर जो रसायन एंजाइम है, ठीक है। आ जाना। अगला कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये वाला आपको बताना पड़ेगा सर। ये सवाल नंबर कितना? तो ये सवाल नंबर आपको है 7। आपको 7 का आंसर आपको शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से करना पड़ेगा सर। ये रेंगूर मृदा हम तो बताइए दिए रे बाबा। आप देखो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है सर? ये रेंगूर मृदा है। अच्छा, काली मृदा में सबसे ज्यादा किस राज्य में प्रचलित है? काली मृदा किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रचलित है सर? ये आपको थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में बता देना। अच्छा, दूसरी बात ये है ना सर, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो अब जो है ना वो पीडीएफ मेरा टाइपिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। पहले क्या होता था ना कि पीडीएफ मेरा हाथ से लिखा हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन अब जो है वो टाइपिंग किया हुआ रहेगा। लेकिन ये वाला पीडीएफ जो आपको फ्री में भी मिल जाएगा, कहाँ पे? तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो एकदम सेम टू सेम यही पीडीएफ रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करना है सर? तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप टेलीग्राम पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा @ क्या सर्च कीजिएगा सर? ये आप सर्च कीजिएगा @संदीप। क्या? @संदीप 7295 इतना सर्च कीजिएगा सर तो मेरा आईडी आपको खुल जाएगा। उसे क्या कर लेना है? आपको ज्वाइन कर लेना है सर, ठीक है। इसे क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना। आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाना। अगला सवाल क्या कहता है? अगला कहता है ना सर कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? हमें क्या बोला है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में क्या है? निहित है। एक सेकेंड। अब यहां पे आपको समझना थोड़ा सा सर, हमें क्या बोला है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का 96.5%। अगर आपको 96.5% ना रहे तब आपको रहेगा 96.6%। 96.6%। अगर आपको 96.6% ना रहे तो आपको डायरेक्ट 97% रहेगा, लगभग में। क्या में रहेगा सर? ये लगभग में रहेगा, ठीक है। तो अगर सर देखो, सबसे पहली बात यह है कि आपको 2 बातों पर डिपेंड करता है। जैसा ही आपको अगर 96 से अगर 5 से एबव हो जाए तो इसको हम 97 में बोल सकते हैं, लगभग में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। यहाँ पे हमें क्या बोला है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का 96.6% भाग महासागरों में निहित है, या फिर आप 96.6%। अब देखो 96 से अब कहीं है नहीं है, ये 96 से नहीं होगा सर, 96.5 से एबव होनी चाहिए और 97 के नीचे होनी चाहिए, या 97 भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। दौड़ेगा सर, चलेगा नहीं सर, वो दौड़ेगा, ठीक है। आ जाना। अगला क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना। अगला कहता है ना देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? अब देखना, सबसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? थोड़ी सी एक बार आप शिद्दत से कमेंट कर दीजिएगा सर, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित नेहरू थे। कौन थे? पंडित नेहरू थे। तो पंडित नेहरू जी ने ही इस बात को बोले थे कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था, ठीक है। पंडित नेहरू जी ने ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ही बोला
था कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू जी ने कहा था, ये नारा दिए थे। ठीक है, अगला अगला कहता है सर कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल मात्रा निहित होती है? हमारा प्राणियों के शरीर में, किसके शरीर में? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में। किसके शरीर में? प्राणियों के शरीर में। अच्छा, एक बात को सोचना, प्राणियों के शरीर बोलेगा ना सर, मतलब क्या? अगर आपको बोलेगा प्राणियों की शरीर, अगर आपको बोलेगा प्राणियों, या फिर आपको बोलेगा मानव, प्राणियों बोलेगा सर, चाहे क्या बोलेगा? मानव बोलेगा। ठीक है, अगर आपको प्राणी बोलेगा चाहे मानव बोलेगा सर, तो इसमें जो होता है सर वो आपको कितना 60% होता है। कितना? 60% होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, अगर आपको बोले सर कि मस्तिष्क में कितना प्रतिशत जल मात्रा पाया जाता है? मस्तिष्क मतलब मेरा दिमाग में कितना प्रतिशत की जल मात्रा पाया जाता है? मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? ठीक है, मस्तिष्क में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो मस्तिष्क में 85% जल पाया जाता है। ठीक है, हमारे मस्तिष्क में 85% जल पाया जाता है। अगर आपको बोलेगा सर कि रक्त में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो रक्त में 79% जल पाया जाता है। कितना? 79% जल पाया जाता है। अगर आपको बोलेगा सर कि फेफड़ा में, किसमें? फेफड़ा में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो फेफड़ा में आपको पाया जाता है सर 80% जल। 80% जल कहाँ पाया जाता है? ये फेफड़ा में पाया जाता है। ठीक है, हमने क्या बोला है सर? हमने आपको बोला है सर कि प्राणियों के शरीर में यानी मानव में टोटल 60% प्राणियों के शरीर में जल पाया जाता है। अगर आपसे बोलता कि मस्तिष्क में कितना जल पाया जाता है, तो पूरे मस्तिष्क में 85% जल पाया जाता है। रक्त में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो रक्त में 79% जल पाया जाता है सर। फेफड़ा में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? फेफड़ा में 80% जल पाया जाता है सर। और आपको बोलेगा प्राणियों के शरीर में सर, तो आपको 60% मारना है। ठीक है, चलो आ जाना। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ जाता है? अब देखो सर, कहेगा ना सर कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ जाता है सर, तो आपको मारना है क्या? आर्सेनिक मारना है। क्या मारना है? आपको मारना है आर्सेनिक मारना है। क्या मारना सर? ये आर्सेनिक मारना है। ठीक है, बोलेगा सर कि बिहार में अति जल दोहन, क्या बोलेगा? ये झटके में बोलेगा सर कि अति जल दोहन। जैसे बोलेगा सर कि अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ जाता है, तो आर्सेनिक का संकेंद्रण क्या होता है? बढ़ जाता है सर। आर्सेनिक का संकेंद्रण क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अब आना अगला क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। अगला कहता है ना कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव था? कहता है पूरे भारत में, मतलब पूरे भारत में 2001 का जनगणना में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव था? तो जब बोलेगा पूरे भारत में सर वन का फैलाव पूछेगा, तो आपको मारना है 19.27%, यानी कहने का मतलब 19.27%, 19.27% भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव था। कितना? 19.27%। अब आप इस बात को समझिएगा कि कभी कभी आपको 19.27 नहीं ऑप्शन में दिया रहेगा। अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं दिया होता, तो अब सोचना है कि आपको ये भी दे हो सकता सर 19% भी रहता लगभग में, तो आपको अगर बोलता लगभग में तो ये भी मार देते। अगर आपको लगभग में बोलता तो आपको 20% भी हम लोग मार देते, क्योंकि लगभग कहने का मतलब सर कि उसके करीब करीब, लगभग कहने का मतलब उसके करीब करीब। हमने क्या बोला? लगभग कहने का मतलब उसके करीब करीब। ठीक है, मतलब वो है नहीं, अरीबो करीबो देखना है। आ जाना। देखो सर, थक गए भाई। देखो कहने का सेंस है ना सर कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए ना सर सिर्फ ए बी टिक करने से नहीं होता है सर, उसके बारे में आपको जानना है, उसके बारे में आपको डीपली से पढ़ना है सर। ठीक है, तो हमेशा से हमारा कोशिश रहता है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके दिमाग में कभी भी आपके पेपर में आ जाए तो आपसे छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव था? तो आप लोग को झटके में नहीं मारना है सर, शिद्दत से मारना है, प्यार से मारना है, मोहब्बत से मारना है। 19.27%। ठीक है, चलिए अगला क्या कहता है सर कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव था? अरे बाबा देखो, हम अगर बोले ना सर 2001 में कहां भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव था? तो 19.27% में। अगर आपको बोले सर बिहार में, अरे बाबा देखो ना रे बाबा, बोला बिहार में, तो बिहार में जो था ना सर वो 7% भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है। कितना प्रतिशत? 7%। 7 बोले तो 7%। ठीक है,
बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? तो 7%। 2001 में भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? तो 19.27%। किसके थ्रू? 2001 के जनगणना के थ्रू, ठीक है सर। और बिहार में कितने हैं? 7%, ठीक है। आ जाना। देखो सर, पेड़ पौधे के रियलिटी में सर पेड़ पौधा है तभी हम लोग हैं। अब क्या होता है ना सर कि लोग पेड़ पौधों को बेचना शुरू कर देता है। जो इंसान पेड़ पौधा को बेच रहा है ना, इसका मतलब वो अपने जीवन को बेच रहा है सर। हाँ, क्योंकि पेड़ पौधा है तभी हम लोग जीवित है। इसका मतलब क्या है कि पेड़ पौधा की वजह से हमारा जीवन है। इसका मतलब हम पेड़ पौधा को बेच रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपना जीवन को बेच रहे हैं सर। हम अपनी उम्र को बेच रहे हैं सर। हमारा उम्र घटेगा सर, क्योंकि पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन सही मात्रा में मिल नहीं पाएगा। और आप लोग कहिए कि पर्यावरण शुद्ध नहीं है। अब पर्यावरण शुद्ध नहीं है सर, तो फेफड़ा खराब होगा, सही तरीका से सांस नहीं ले पाइएगा सर। सही तरीका से आपका बॉडी जो है सर वो अनकंफर्टेबल फील होता रहेगा। हमेशा आपको बॉडी में लगेगा कि सर कुछ ना कुछ कमी है। तो ये सब क्या पर्यावरण के कारण होता है, ठीक है। तो पर्यावरण शुद्ध रहेगा सर तभी हमारा बॉडी शुद्ध रहेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ करके विनती है सर कि आप लोग हमेशा जिंदगी में कोशिश कीजिए कि पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों की वजह से पर्यावरण शुद्ध होता है सर। क्योंकि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है, तब हम लोग उस ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं सर, ठीक है। आ जाना। अगला क्या कहता है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? आप सोचो, कहता है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? अगर बोलेगा कुल क्षेत्र का सर, किसका बोलेगा? कुल क्षेत्र का। तो कुल क्षेत्र का बोलेगा तो मारेंगे 60%। कितना प्रतिशत? 60%। कुल क्षेत्र का बोलेगा तो 60%, ठीक है। आ जाना। कहता है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो 60.11% वन है, ठीक है। देखो, हम जो सवाल करवा रहे हैं ना सर वो एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला कहता है सर कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है सर? देखो, तो अगर बोलेगा ना सर कि भारत के किस राज्य में, अगर आपको बोले कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो आपको मध्य प्रदेश होगा सर। कहाँ होगा? मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश भले ही छोटा राज्य है, उसके मतलब उसके एरिया के अकॉर्डिंग, मतलब मध्य प्रदेश छोटा राज्य है लेकिन वहाँ पे वन का फैलाव बहुत ज़्यादा है सर, ठीक है। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर आपको क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए, अगर आपको क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए सर, तो मध्य प्रदेश जो है सर, वहाँ पे मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक फैलाव है, ठीक है। अगर आपको क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक फैलाव है। हमने क्या बोला है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की जनसंख्या बहुत कम है सर, वहाँ पे वन की मात्रा अधिक है, ठीक है। आना। अगला क्या कहता है? थोड़ी सी गौर कीजिएगा जी। अगला कहता है ना जी, ये देखा ना जी, ये सुना ना जी, हाँ देखा ना जी। आइए, कहता है सर कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया गया है। अरे बाबा, सवाल समझा तू रे? नहीं समझा ना सर। सवाल तो हम समझाते हैं, बस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेरे क्लास को करते रहिए सर, सब कुछ हम आपके तक पहुँचाएंगे, ठीक है। आ जाना। क्या कहता है? कहता है ना कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से, किससे दृष्टि से? तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है तो 3 वर्गों में। वनों को वर्गीकृत किया गया कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। किसके दृष्टि से? तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में, ठीक है। आइएगा अगला सवाल। अगला क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर कीजिएगा। अगला कहता है ना कि संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे? हमारा संविधान की धारा जो 21 का संबंध है वो किससे? संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे? देखो, हमारा संविधान जो है सर, क्योंकि हमारा, देखो सबसे पहले इस बात को समझना है, हम लोग जो है सर वो लोकतांत्रिक में जिंदगी जीते हैं, ठीक है। तो हमारा संविधान का जो धारा है सर, मेरा संविधान का धारा जो 21 है वो किससे संबंधित है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगर आपके गाँव में, आपके टोले में, आपके मोहल्ले में, या फिर आपके पापा जी अगर आप पेड़ को काट रहे हैं तो आप धारा 21 के तहत उनको आप सजा भुगता सकते हैं सर। हाँ, अगर आपके गांव में कोई पेड़ को काट रहे हैं, वैसे पेड़ को काट रहे हैं जो सरकारी जमीनों पे है, तो अगर उस पेड़ को अगर कोई आपके गांव के लोग काट रहे हैं तो धारा 21 के तहत उनको आप सजा दिलवा सकते हैं। तो वन के
पेड़ पौधों के बारे में किस किस धारा में पढ़ा गया सर? तो धारा 21 में पढ़ा गया, ठीक है। तो संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे? संविधान की जो धारा 21 का जो संबंध है सर वो आपको धारा वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे सर? वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी आप लोग गौर कीजिएगा, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, तभी तो कहोगे कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। थोड़ा सा सवाल को देखो रे बाबू, दिमागो गड़बड़ाएगा। हाँ देखो ना, कहता है सर क्या कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अच्छा कब रे बाबा? 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो आप लोग थोड़ी सी एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। देखो अच्छा हाँ, इस बात को आपको समझना है सर। बोलेगा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था सर? तो आपको यह था वोल्ट लैंडेस कन्वेंशन। आप यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला, अगला क्या कहता है? अगला कहता है इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है सर? ये चार ऑप्शन में से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाला एक ऐसा जीव है जो केवल और केवल भारत में पाया जाता है, ठीक है। बोलेगा ये चार ऑप्शन है सर, तो चार ऑप्शन में से आपको एक ऐसे जीव छांटना है जो केवल और केवल भारत में पाया जाता है। तो घड़ियाला एक ऐसा जीव है सर जो केवल और केवल कहाँ पाया जाता है? तो वो भारत में पाया जाता है, ठीक है। अब सोचना को समझना है सर कि जो घड़ियाला है वो केवल भारत में ही क्यों पाया जाता है, अदर जगह क्यों नहीं पाया जाता है? इसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। अगला आइएगा, अगला कहता है ना सर कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये हम नहीं बताएंगे सर जी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी हम नहीं बताएंगे जी। ये 20 नंबर सवाल है, थोड़ी सी शिद्दत से कमेंट कर दीजिएगा जी। आइएगा, अच्छा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? अच्छा भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है? मोर है सर, क्या मयूर है, ठीक है। जो कब घोषित किया गया है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है सर, जो कब घोषित किया गया है? तो 26 जनवरी 1963 में। कब घोषित किया गया सर? इसको घोषित किया गया था कब? इसको घोषित किया गया था, इसको घोषित किया गया सर था 26 जनवरी 1963 को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है सर, इसको घोषित किया गया था 26 जनवरी 1963 को। कब? 26 जनवरी 1963 को। हाँ अब सोचना कि कब इसको घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1963 को। ये भी पूछ सकता था, ठीक है। कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर तो सब कोई जानता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है ना वो सबको जानता है, रिक्शा चलाने वाला जानता है। लेकिन सर आपको कुछ अलग जानना है, क्योंकि मार्केट में पढ़ने वाला का जनसंख्या बहुत है। देखो मार्केट में 100% लोग सिर्फ नाम का पढ़ता है, ठीक है। इसमें से आपको शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से 10% पढ़ता है, और उसमें से आपको 5% लड़का क्या करता है सर? रिजल्ट लेकर के नौकरी कर लेता है ना। क्योंकि देखो सर मैं आपको प्रत्येक साल 10th बोर्ड एग्जाम में लगभग 10 लाख से तो प्लस से आता है बच्चा। इस बार तो और 17 के 18 लाख बच्चा 10th बोर्ड में खाली बैठने वाला है। तो 17 लाख थोड़ा ना नौकरी ले लेगा सर, 17 लाख थोड़ा पढ़ने वाला है सर। नहीं सर, 17 लाख में मात्र 70,000 लोग पढ़ने वाला है। वो 70,000 के भी नीचे कर दीजिए, वो भी 70,000 सिर्फ 10th में पढ़ने वाला है अच्छा से। बस उसको 70,000 में फिर बट जाएगा, 12th में जाएगा, फिर इसको हटा दो, फिर 30,000 बचेगा बढ़िया से पढ़ने वाला। फिर उसको हटा दोगे सर तो 20,000 बढ़िया से पढ़ने वाला बचेगा जो नौकरी लेने वाला रहेगा, ठीक है सर। तो शिद्दत और मोहब्बत से सब कोई नहीं पढ़ता है सर, ठीक है। अगला आना कहता है चरक का संबंध किस देश से था? हमारा चरक का जो संबंध था सर वो कहाँ से था? तो चरक का संबंध भारत से था। कहाँ से था चरक का संबंध? किसका संबंध? चरक का संबंध, चरक का संबंध, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध जो था सर वो किस देश से था? तो चरक का संबंध आपको भारत से था। कहाँ से था सर? ये भारत से था, ठीक है। चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत से था। कहाँ से था? तो भारत से था, ठीक है। चलो अगला सवाल की तरफ आना। अगला सवाल क्या कहता है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में तो खनिज बहुत पाए जाते हैं, लेकिन लगभग में कितना पाया जाता है? तो भारत में लगभग 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 कितना? 200। हाँ बोलेगा सर कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग सर आपको 200 खनिज पाए जाते हैं। कितने? 200 खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 200 खनिज पाए जाते हैं लगभग में, ठीक है। अगला कहता है इनमें कौन लौहयुक्त खनिज
का उदाहरण है। अच्छा, इसमें से कौन ऑप्शन है जो लौहयुक्त है? अगर बोलेगा सर ये लौहयुक्त, क्या बोलेगा? लौहयुक्त। अगर सोचो सर लौहयुक्त, लौहयुक्त जिसमें लौह की मात्रा नहीं है, इसमें लोहा की मात्रा नहीं है सर, उसको हम लोग कहते हैं लौहयुक्त। तो अबरक में तो होगा सर, बॉक्साइट में तो दम होगा ही सर, चूना पत्थर में तो होगा ही सर। अगर बोलेगा लौहयुक्त की मात्रा, लौहयुक्त की मात्रा तो मारना है मैग्नीज। क्या मारना सर? ये मैग्नीज। क्या मारना है? मैग्नीज। क्या मारना है? मैग्नीज। अब सोचना है इस बात को कि मैग्नीज जो है वो लौहयुक्त है। मैग्नीज में कोई भी मात्रा नहीं पाया जाता है लोहा में, लेकिन अबरक में पाया जाता है, बॉक्साइट में पाया जाता है, चूना पत्थर में भी पाया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? अच्छा, आधात्विक खनिज क्या होता है? हमारा माथा कलकला रहा है, कोई गाली उली दे रहा है क्या? नानू दे रहा? हाँ ठीक है, तब तो ठीक है सर। हाँ देखो, आज हम थोड़ा सा अलगे मुंड में है। ठीक है, आज हम थोड़ा सा बहुत ही अलग मुंड में है सर। हाँ, 1 जनवरी के बाद नू हमको लग रहा था ना कि एकदम क्या कर दे सर आपके लिए, क्योंकि देखो मेरा क्लास बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा था, इस बात को मुझे भी पता है, और शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से हम पढ़ा नहीं पा रहे थे सर। लेकिन अब जो आपका क्लास चलेगा वो एकदम शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चलेगा। बट आप लोग अपना प्यार को आशीर्वाद देते रहना सर। और ये क्लास कैसा लगा सर, एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बता देना। ठीक है सर। अब देखो, और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना है सर। एकदम शेयर करने में कोई कमी नहीं रे बाबा। हाँ, हम पढ़ाने में कमी नहीं करते हैं, तुम लोग को सपोर्ट करने में भी कमी नहीं करनी चाहिए। हाँ, इस बात को दिमाग में रखना है सर। ठीक है, आ जाना। कहता है सर कि निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज है? आप देखो सर, आधात्विक, सोना तो धात्विक खनिज है सर, टीन तो आधात्विक खनिज है सर, अबरक भी धात्विक खनिज है सर। हमको बोला है आधात्विक। अब सोचो, आधात्विक बोलेगा तो आपको ग्रेफाइट मारना है। क्या मारना है? ग्रेफाइट मारना है। ठीक है, बोलेगा ये ग्रेफाइट जो है सर वो आपको आधात्विक खनिज है, ये धात्विक नहीं है। आपको नाम सुनने से लग रहा होगा कि ग्रेफाइट धात्विक है, लेकिन धात्विक नहीं है, ये आधात्विक खनिज है। ठीक है, हमको बोला निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज है, तो ग्रेफाइट जो है सर वो आपको आधात्विक खनिज है। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्या कहता है कि किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है। अच्छा, कौन सा खनिज है जिसे उद्योग का जननी कहा गया है? तो देखो, सोना को तो नहीं है कहा गया है रे, आना तांबा को तो नहीं है कहा गया है रे, हाँ लोहा को कहा गया है मेरे श्रीमान जी। किसको कहा गया है? लोहा को कहा गया है। और मैग्नीज जो है सर वो आपको लौहयुक्त है। ये मैग्नीज जो है सर वो लौहयुक्त खनिज है। ठीक है, तो हमें बोला है किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है सर, तो आपको लोहा को उद्योग की जननी माना गया। किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है सर, तो लोहा को उद्योग की जननी माना गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला कहता है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? लोहा का। लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में लौह का उत्पादन राज्य सबसे बड़ा कौन है सर? तो अगर बोलेगा सबसे बड़ा कौन है तो ये कर्नाटक है। ठीक है, लौह उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो ये कर्नाटक है। ठीक है, चलिए अगला। अगला कहता है सर कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? इसमें से कौन जो है सर वो लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो आप इस बात को समझना है सर कि आपको हेमाटाइट होगा, लिग्नाइट नहीं होगा सर, ये आपको क्या होगा? हेमाटाइट होगा। ठीक है, क्या होगा? ये आपको हेमाटाइट होगा। क्या होगा सर? ये आपको हेमाटाइट होगा। चलो अगला। अगला क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? अच्छा, ये मैग्नीज उत्पादन में सर, ये मैग्नीज उत्पादन में क्या उत्पादन में? ये मैग्नीज उत्पादन में, ये मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कैमा स्थान है? तो भारत का विश्व में जो है सर वो द्वितीय स्थान है। कैमा स्थान है? ये द्वितीय स्थान है। ठीक है, कैमा स्थान है? द्वितीय स्थान है। ठीक है, तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। ठीक है, अगला कहता है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा जो है सर वो किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है वो किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है सर वो मैग्नीज का उत्पादन है। कहाँ है? मैग्नीज के लिए सबसे बड़ा है। ठीक है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैग्नीज का। ठीक है, अगला। अगला कहता है सर कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए सर किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम का देखो, एल्युमिनियम बनाने के लिए जैसे बोलेगा ना गुरुजी, सोना नो रे मोहतरमा, देखा ना तो रे, कहता है एल्युमिनियम। क्या कहता है सर? एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम, 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 एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बनाने के लिए ना सर आपको बॉक्साइट की, क्यों? किसका? बॉक्साइट की। किसका? बॉक्साइट की, क्योंकि एल्युमिनियम का अप्रूफ होता है बॉक्साइट। ठीक है सर, तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग पड़ता है? किस खनिज की आवश्यकता पड़ता है? तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, किसका आवश्यकता पड़ता है? बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ता है।
अगला अगला क्या कहता है सर, कहता है देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। 125 करोड़ या 150 करोड़, नहीं सर 125 करोड़ टन है। देश में तांबे का कुल भंडार जो है वो 125 करोड़ टन है। कितना, 125 करोड़ टन है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सर। इसमें टन लग रहा है, झटके में हटा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 125 करोड़ टन। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से आइएगा, मोहब्बत से आइएगा। कहता है ना कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक उत्पादन करता है। बिहार और झारखंड जो है सर देश का कुल कितना प्रतिशत। देखो पहली बात तो ये बुक जो है ना सर वो 2000 से पहले का है, ठीक है, लगभग 2000 के बाद ही का है। लेकिन सर बिहार झारखंड एक ही है, ठीक है, मानो अलग मत मानो, लेकिन भले ही बंटवारा हो गया सर, तो इसके लिए क्या करना, कुछ नहीं करना। अगर बोलेगा बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक उत्पादन है, तो आपको शिद्दत से मारना है सर 80%। कितना मारना है, 80%। ये भी लगभग में मारा जाता है सर। कैसे मारा जाता है, लगभग में मारा जाता है, ठीक है, आ जाना। तो बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक उत्पादन है, तो बिहार और झारखंड जो है सर वो देश का 80% अवरक उत्पादन है, ठीक है। यानी कहने का मतलब पूरा अवरक जो है ना वो बिहार झारखंड दे देता है, ठीक है, आ जाना। बाकी 20% में अदर स्टेट है। कहता है सर कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है सर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल, देखो सर सीमेंट उद्योग का, अगर सीमेंट उद्योग अगर कहीं चल रहा है तो इसके लिए हमको चूना पत्थर की आवश्यकता पड़ता है। किसका आवश्यकता पड़ता है, तो ये चूना पत्थर की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सर, ये आपको ए हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाना अगला सवाल। अगला क्या कहता है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। किस राज्य में, कौन सा राज्य है जहां खनिज तेल का विशाल भंडार है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है सर, तो ये आपको आसम में है। कहाँ है, आसम में, ठीक है। बोलेगा किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो ये विशाल भंडार जैसा ही बोलेगा सर, तो आपको विशाल भंडार मारना है। ये सवाल पूछता है विशाल भंडार है तो आपको मारना है आसम। कहाँ मारना है, आसम मारना है, ठीक है। तो सर आपको पूरा ऑब्जेक्टिव जितना भी भूगोल में पहला चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछने की संभावना बनता है तो वो हमने पूरा आपको करवा दिया, ठीक है। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से इतना कर लो, टेंशन मुक्त हो जाओ। अब देखो सर हम ना अब आपको डेली शाम सुबह क्लास लेंगे, सुबह में 10 बजे, शाम में 8 बजे। बस शिद्दत से, प्यार से चश्मा हिला के पढ़ते रहना सर, और हम चश्मा हिला के पढ़ाते रहेंगे, ठीक है सर। तो ये बताना शिद्दत से कि ये क्लास कैसा लगा सर, है ना। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार थे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बाकी सारा सवाल को चीरेंगे, फाड़ेंगे, ठीक है, हाँ, फिर ऑपरेशन सफल कर देंगे, ठीक है सर। मिलते हैं बाकी आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।